गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 6 मार्गदर्शन। तो इसका पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया है और आपको भेजा है। अब ये दूसरा लेक्चर है, तो इसमें नया पॉइंट हमारा है मास्लो का आवश्यकताओं का अग्रता क्रम। ठीक है, मानव की जो आवश्यकता है वो अलग अलग होती है। मनुष्य क्या करता है, कोई ना कोई कार्य करता है अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करके, और इन आवश्यकताओं को क्रमिक गठन के लिए बहुत से अध्ययन के सिद्धांत मनोवैज्ञानिक रूप तथा निष्णातों द्वारा तैयार करते हैं। और ये जो सिद्धांत हैं वो 1943 में मानव की अभिप्रेरणा का सिद्धांत यह लेखक ने शीर्षक के लेख में प्रस्तुत किया है। इनमें 5 आवश्यकता बताई है। तो पहला शारीरिक और प्राथमिक, दूसरे है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा सामाजिक आवश्यकता, चौथा है सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता, पांचवा है आत्मसम्मान और आत्म उपलब्धि की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शारीरिक और प्राथमिक आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, और ये आवश्यकता में कौन कौन सी चीज़ आएंगी, जैसे कि हम लोगों की चीज़ की आवश्यकता है, तो भोजन की, पानी की, कपड़ा की, आवास की। ठीक है, और शरीर को टिकाए रखने के लिए ये सारी चीज़ हमें आवश्यक लेनी ही पड़ेगी। मनुष्य भोजन को आवश्यकता संतुष्ट न हो तो वह दूसरी आवश्यकता को महत्व नहीं दे सकता। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको भोजन चाहिए। दूसरा पॉइंट है सुरक्षा की आवश्यकता है। शारीरिक प्राथमिक आवश्यकता संतुष्ट हो जाए उसके बाद सुरक्षा चाहिए, जैसे नौकरी की सुरक्षा, यदि सामने से कोई जोखिम आए नौकरी में तो उसके रक्षण के लिए सुरक्षा, जैसे कि बीमा लेना, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि खाते खुलवाना, इसमें हो गया सुरक्षा। मानसिक शांति के लिए आवश्यक होती है। तीसरा सामाजिक आवश्यकता, जब सुरक्षा की आवश्यकता संतुष्ट हो जाए तो हम लोग सामाजिक आवश्यकता, जैसे कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हम रिलेशन में रहते हैं, सगे संबंधी में रहते हैं, मित्र में, प्रेम, ये हमारी सब इच्छा होती है। तो इसके बाद में हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, चौथा है सम्मान और प्रतिष्ठा में आवश्यकता। 1-3 आवश्यकता को निम्न वर्ग की आवश्यकता तथा प्रतिष्ठा आवश्यकता, पद की आवश्यकता, उच्च वर्ग की आवश्यकता के रूप में भी जाना जा सकता है। जैसे कि उच्च मूल्यांकन के साथ कर्मचारी को सम्मान मिले, उसकी प्रतिष्ठा हो, ये भी कर्मचारी चाहता है। पांचवा है आत्मसम्मान और आत्म उपलब्धि की आवश्यकता। ये जब सारी आवश्यकता हमें संतुष्ट हो जाती है तो हमें ये चाहिए, जैसे कि विविध प्रकार के शिखरों को, चोटी को विराजमान हो, ऐसी हमारी इच्छा रखती है। हमारा नाम गर्व से उच्च स्थान पर हो, ये हम चाहते हैं। उदाहरण जैसे तबला वादन में जाकिर हुसैन, ठीक है, इनको उपलब्धि प्राप्त हुई है। संतूर वादन में शिव कुमार, क्रिकेट में सचिन, अभिनय के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन और गायक के क्षेत्र में लता मंगेशकर, इनको सबको उपलब्धियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हमारा मौद्रिक तथा अमौद्रिक प्रोत्साहन। प्रोत्साहन अर्थात कर्मचारी को उनके कार्य के प्रति अभिरुचि बनी रहे और इसमें सतत वृद्धि हो और कार्य करने से प्रेरित हो, उसे प्रोत्साहन कहेंगे। प्रोत्साहन से कर्मचारी को उत्साह में क्या होती है, वृद्धि होती है, लक्ष्य पूरा होता है। और इसे 2 भागों में बांटा है, एक मौद्रिक प्रोत्साहन और अमौद्रिक। तो सबसे पहले मौद्रिक में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, मौद्रिक अर्थात क्या है, तो मौद्रिक प्रोत्साहन योग्यता कर्मचारियों के, कोई भी कर्मचारी को प्रोत्साहन और उत्साह, उमंग में विश्वास दिलाता है, जिससे कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इसमें पहला पॉइंट है हमारा लाभ में हिस्सा। इकाई को लाभ प्राप्त होना, अधिक लाभ नियोजक कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। लाभ में निश्चित भाग श्रमिकों को मुद्रा के स्वरूप में वेतन चुकाया जाता है, इसमें लाभ में हिस्सा होता है। दूसरा है सहसाझेदारी। कर्मचारियों या श्रमिकों को इकाई की मालिकी, संचालन, लाभ में विभाजन, साझेदार बनाया जाए तो साझेदारी कहते हैं। कर्मचारी या श्रमिकों का इकाई में सहसाझेदारी बनने से इकाई मालिकों में उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, औद्योगिक शांति भी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा पदोन्नति। कर्मचारी अच्छा कार्य करें, उनका क्या करना है, नियुक्ति करानी चाहिए, पदोन्नति होनी चाहिए, जैसे उनके अधिकार, दायित्व, कर्तव्य, वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, जिससे कार्यशील व्यक्ति के कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। चौथा है बोनस। वर्ष के अंत में निश्चित लाभ श्रमिकों का योगदान होता है और बोनस के रूप में प्रति वर्ष गिने जाने वाले लाभ को कर्मचारियों के वर्ष में अंत में हम बोनस चुकाते हैं। पांचवा है कमीशन। इकाई मालिकी विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से विक्रय के लक्ष्यों को पूरा करता है, ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करता है, विविध प्रकार के कार्य करता है, तो उन्हें कमीशन देना चाहिए। एक अलग से प्रतिफल दिया जाता है जिसे हम कमीशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनाम।
इकाई काम करने वाले कर्मचारियों में श्रमिकों को असाधारण कार्यशील को ध्यान में रखकर वार्षिक सभा सम्मेलन आयोजित करती है और स्वामी और जिस किसी कर्मचारी को श्रमिक को उनकी सेवा के बदले में पुरस्कार दिया जाता है, प्रमाण दिया जाता है, जिससे उनके कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। 7वां पॉइंट है सलाह का सुझाव। कर्मचारी उत्पादन का कार्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। उत्पादन बढ़ता है तो कार्यक्षमता बढ़ती है, सलाह होता है और सुझाव और कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन होता है तो कर्मचारी मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे अमौद्रिक प्रोत्साहन। जो प्रोत्साहन मुद्रा आधारित नहीं होती उसे अमौद्रिक कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है नौकरी की सुरक्षा। कर्मचारी को वेतन तो मिलता है लेकिन साथ साथ में उनकी नौकरी की भी सुरक्षा होनी चाहिए जिससे उनके उत्साह में वृद्धि हो। दूसरा, कार्य का मूल्यांकन। काम करने वाले कर्मचारियों में कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, प्रतिष्ठा करनी चाहिए और कार्य के प्रति उन्हें वृद्धि हो, इस तरह के कार्य बताने चाहिए। तीसरा पॉइंट है दायित्व सौंपना। कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रोत्साहन करने के लिए अधिकारियों के अधीनस्थ के बीच में मार्गदर्शन देना चाहिए, दायित्व सौंपना चाहिए, अधिकार देना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए। चौथा पॉइंट है परामर्शदाता। तो जब कर्मचारी श्रेष्ठ कार्यशील सातत्य दीर्घ लंबे समय के लिए अनुभव पाता है तब उसे नीति का निर्माण होता है और सलाह दी जाती है। कर्मचारी स्वयं कंपनी और महत्वपूर्ण हिस्सा है ऐसा अनुभव कराता है। 5वां पॉइंट है कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ और सुविधाएं। कर्मचारियों के लिए की जाती कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ और दी जाती हैं जिससे प्रोत्साहित कर्मचारियों को वेतन के अलावा स्वास्थ्य सेवा, सस्ती कैंटीन की सुविधा, पुस्तकालय की सुविधा, वेतन, ये सारी चीज़, खेलकूद की वृत्ति, ये सारी उपलब्ध करानी चाहिए। इससे कर्मचारी के ध्येय और उत्साह में वृद्धि होती है। 7वां पॉइंट है अन्य प्रोत्साहन, जैसे कि आवास की सुविधा, जीवन बीमा की सेवा, बच्चों की शिक्षा की फीस, पुस्तकें, घर की इकाई तथा आने जाने की वाहन की सुविधा, जिससे कर्मचारी अच्छे से कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेतृत्व। तो जहाँ व्यक्तियों का समूह होता है वहाँ नेतृत्व का प्रश्न उत्पन्न होता ही है, चाहे उद्योग हो, व्यवसाय हो, धंधा हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, और विविध प्रकार के प्रोत्साहन द्वारा हम कर्मचारियों से अच्छे से कार्य करवा सकते हैं और हमारा जो ध्येय है वो भी पूरा हो सकता है। अभी इसका हम देखेंगे अर्थ। नेतृत्व अर्थात क्या? किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम खुद अपनी इच्छा से कार्य करें तथा कार्य में प्रभावशाली प्रवृत्ति करें तो उसे नेतृत्व कहेंगे। ठीक है, अन्य व्यक्ति से लक्ष्य की इच्छा जागृत करने के लिए कुशलता प्राप्त हुई, ये भी नेतृत्व है। डॉक्टर जॉर्ज और टेरी ने क्या बताया? नेतृत्व का यह समूह उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से होता है और उपरोक्त व्याख्या पर से यह स्पष्ट होता है जो बिना किसी दबाव को मार्गदर्शन से स्वेच्छापूर्वक वांछित परिणाम प्राप्त करवाता है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या? अधीनस्थों का अस्तित्व। नेता सदैव अधीनस्थों के नेतृत्व प्रदान करता है। नेता मतलब मालिक और श्रमिक का मतलब होता है कर्मचारी। दूसरा, निरंतर प्रक्रिया। जब इकाई का अस्तित्व होता है तो ये प्रक्रिया निरंतर रहती है। नेता मार्गदर्शन देता है, अधीनस्थ उसका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं तथा पालन करते हैं। तीसरा, नेतृत्व की स्वीकृति। अधीनस्थों का होना इसमें आवश्यक है। नेता की स्वीकृति अधीनस्थों द्वारा होनी चाहिए। नेता मार्गदर्शन देता है, अधीनस्थ उसका क्या करता है? अनुसरण करता है। चौथा पॉइंट है अनौपचारिक तथा प्रभाव डाल सके ऐसे संबंध। नेता औपचारिक रूप से समूह का प्रमुख है। नेता अनौपचारिक रूप से परिचय में आने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पैदा कर सकता है और लक्ष्य प्राप्ति कर सकता है। 5वां पॉइंट है आदर्श व्यक्तित्व। नेता आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए, अच्छा कार्य कर सके, उसे कार्य के प्रति लोग आकर्षित हों। ठीक है, जबकि कितने गुण विकसित होते हैं और ऐसा गुणवान व्यक्ति ही नेतृत्व कर सकता है। छठा पॉइंट अभिप्रेरण। नेतृत्व का समावेश अधीनस्थों को प्रोत्साहन करने के लिए नेता सर्वप्रथम अधीनस्थों को प्रोत्साहन करके वांछित परिणामों को प्राप्ति कर सकता है। 7वां, हितों की एक सूत्रता। नेतृत्व में नेता अधीनस्थों के मध्य हितों का एक सूत्रता सदती रहती है। नेता और उसके अधीनस्थों को अलग अलग नेतृत्व प्रभाव हानि और निरर्थक सिद्ध होता है जब नेता व्यवस्थित नहीं होते हैं तब। 8वां पॉइंट है परिस्थितियों का प्रभाव। देखो, नेता सफलता का आधार अनेक परिस्थितियों पर आधारित होता है। यदि परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो नेता को सफलता नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तम नेता के गुण। तो
तो पहला गुण है शारीरिक, दूसरा बौद्धिक, तीसरा है मानसिक। शारीरिक में बताया है कि शारीरिक बनावट, आकर्षक सौंदर्य, प्रश्न, स्वभाव सहायकों में कार्य प्रेरणा देता है। मतलब फर्स्ट क्या है कि हमारी पर्सनालिटी। दूसरा है बौद्धिक गुण, हम क्या सोचते हैं, ठीक है, हमारी मानसिक क्षमता क्या है, ग्रहण शक्ति क्या है, नवीन ज्ञान क्या है, तर्क सिद्धि क्या है, ये आदि का समावेश होता है। हमारे पास क्या कला है, क्या कौशल है आदि। तीसरा है मानसिक गुण। देखो, मनोवैज्ञानिक गुणों में प्रभावशाली व्यक्तित्व, उत्साह, साहस, सहयोग की भावना भी, बुद्धि, चातुर्य, सोचने की, सुझाव, विवेकपूर्वक व्यवहार करना, ये उत्तम नेता के क्या है, गुण हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ तक आपको पूरा कराया कि मास्लो की आवश्यकता है उसके बारे में बताया, उसके कितने पॉइंट है, 5 हैं। फिर मौद्रिक प्रोत्साहन के बारे में बताया तो उसके कितने पॉइंट है, 7 है। फिर अमौद्रिक के बताया, उसके भी 6 पॉइंट हैं। ठीक है, ये बताने के बाद में ये आपको मैंने बताया नेतृत्व। तो नेतृत्व की परिभाषा बताई और उसके लक्षण बताए कि उसके कितने लक्षण थे, तो 8 लक्षण थे। फिर उसके बाद मैंने बताया उत्तम नेता के गुण, तो इसके 3 हैं, तो शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक। ये सारे जो पॉइंट है, इनके डेफिनेशन मतलब कि व्याख्या आपको लिखनी है, याद करनी है, पॉइंट भी लिखने हैं, याद करने हैं। ठीक है, आगे के जो पॉइंट है सूचना संचार, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।